नमस्ते प्यारे बच्चों। टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 03 के खंड 4 यानी कि भाषा परीक्षण के आज सॉल्यूशन वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। भाषा परीक्षण के खंड के दौरान जो अनुच्छेद होते हैं हिंदी में, उसका पहला अनुच्छेद है आपके, इसको पढ़ते हैं और इसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करते हैं। आज का जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर दया, प्रेम बनाए रखने का एक आसान सा रास्ता है। यानी कि भक्ति का महत्व या भक्ति की उपयोगिता केवल मंदिर जाने या पूजा पाठ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में दया और प्रेम को भी बनाए रखने के लिए आसान रास्ता है। हमारे इतिहास में भक्ति आंदोलन ने लोगों को सिखाया था कि घमंड छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहें। यानी भक्ति के माध्यम से हम लोग केवल घमंड पर ही, यानी भक्ति घमंड नहीं सिखाती है, जबकि इस घमंड को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहे, मेल मिलाप का भाव कैसे पैदा हो, इस पर बात हो रही है। जब इंसान सिर्फ अपने फायदे और पैसे के पीछे भागने लगता है तो उसके दिल से दूसरों के प्रति दया और अपनापन खत्म होने लगता है। यानी कि यहाँ स्वार्थपन की बात हो रही है कि केवल अपना ही भला या केवल अपने फायदे और पैसों के पीछे भागने लगता है इंसान, तो दूसरों का जो प्रति दया या अपनापन भाव है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम भगवान को याद रखने के साथ साथ दूसरों के प्रति निस्वार्थ मदद करें और जीव से प्रेम करें। दो यहाँ बातें बताई गई है कि एक तो है निस्वार्थ मदद और दूसरा है हर जीव से प्रेम का भाव रखें। निस्वार्थ यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के। अगला है आज के दौर में भक्ति का यह रूप हमें दिमागी शांति देता है। अब इस अनुच्छेद के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं आगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 61 आपके पेपर की, और इस अनुच्छेद का प्रश्न क्रमांक 1, आज के दौर में भक्ति का असली मकसद क्या है। यानी कि अनुच्छेद के अनुसार भक्ति का आज के दौर में क्या मकसद, क्या अर्थ बताया गया है। सिर्फ पूजा पाठ करना ये नहीं है, एकांत में रहना ये भी अनुच्छेद में नहीं आया हुआ है, पैसे कमाना ये भी नहीं आया हुआ है, दिल में दया और प्रेम रखना बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछता है, भक्ति आंदोलन ने समाज को मुख्य रूप से क्या सिखाया है। स्पष्ट इस अनुच्छेद के अंदर भक्ति आंदोलन के संबंध में बात हुई है और क्या समझाया है कि घमंड छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहे। ऑप्शन नंबर बात करते हैं, घमंड छोड़ना और मिलजुल कर रहना बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। धन जुटाना ये नहीं है। सी ऑप्शन है व्यापार करना, ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन है केवल नियम पालन करना, ये भी नहीं है। तो आपका सही आंसर या सही ऑप्शन है वो विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखिए, इंसान के दिल से दया और अपनापन कब कम होने लगता है। प्रश्न पूछता है कि इंसान के दिल से दया और अपनापन कब खत्म या कम होने लगता है। जब वह पढ़ाई करता है, अनुच्छेद में इसकी बात नहीं हुई, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने पर। सही है, ये इसके बारे में दे रखा है कि जब सिर्फ अपने फायदे और स्वार्थ के बारे में जब इंसान सोचने लगता है तो दया और अपनापन कम होने लगते हैं। सी ऑप्शन है जब वह यात्रा करता है, ये भी नहीं है। अधिक काम करने पर, ये भी नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका, सही विकल्प होगा बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार सच्ची भक्ति किसे माना गया, यानी अनुच्छेद में किस को सच्ची भक्ति माना गया है। बहुत सारा दान देना नहीं, कड़े व्रत रखना ये भी नहीं है, दूसरों की निस्वार्थ मदद और प्रेम, निस्वार्थ मदद बिना लोभ लालच के दूसरों की मदद करना और प्रेम रखना, ये सच्ची भक्ति बताया गया है अनुच्छेद में, सही विकल्प है। और डी दिखावा करना ये नहीं है। तो इस प्रकार आपका सही विकल्प होगा ये सी होगा। अगला लास्ट प्रश्न इस अनुच्छेद का, अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है निस्वार्थ का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है अपने फायदे के लिए, बिना किसी स्वार्थ या लालच के, केवल धन कमाने हेतु, और डी ऑप्शन है आपके दिखावे के लिए। शब्द दे रखा है निस्वार्थ, जो पहले भी प्रश्नों में और अनुच्छेद में आया हुआ है, और इसका अर्थ पूछा है, सही अर्थ क्या होगा। तो निस्वार्थ का है बिना किसी स्वार्थ या लालच के, सही ऑप्शन बी। अगला देखिए, हमारी पृथ्वी के अनुच्छेद नंबर 2, ये अनुच्छेद आपके विश्व उष्णन से संबंधित है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से। आइए पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को। विश्व उष्णन आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण मौसम चक्र में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। विश्व उष्णन के दौरान जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान है वो हर साल बढ़ रहा है, और जो हम सब के लिए यानी कि एक पर्यावरण की दृष्टि से एक चुनौती बनी हुई है। कल कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुएं और वनों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ रही है। यानी कि आपके दिखा रखा है कि किन कारणों से, ये कारक बता रखे हैं इसके। इन गैसों के प्रभाव से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। यदि हमने समय रहते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में मानव जाति और समस्त प्राकृतिक जीवन के अस्तित्व पर भारी संकट मंडराने लगेगा। यानी कि क्या बताया गया इसमें कि गैसों के प्रभाव के कारण जो तापमान है वो बढ़ रहा है लगातार, जिससे ग्लेशियर जो बर्फीले पहाड़ है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्रों का जल स्तर भी ऊपर आने लगता है, और उसका प्रभाव है वो संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण प्राकृतिक जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। इसके प्रश्नों को लेकर हम बात करें कि पहला प्रश्न पूछा गया है 66 नंबर, हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। यानी ये इस अनुच्छेद के अंदर बताया है और अनुच्छेद भी इससे संबंधित है। जल प्रदूषण नहीं है, वायुमंडलीय दबाव ये भी नहीं है, मृदा अपरदन ये भी नहीं है, विश्व उष्णन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी है, विश्व उष्णन, जिसके दौरान जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। यानी वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक गैसें है वो किस कारण बढ़ रही है। ए ऑप्शन है पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाने से हानिकारक गैसें नहीं बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन का स्तर अच्छा रहता है। बी ऑप्शन दे रखा है वनों की अंधाधुंध कटाई और धुआं, यहाँ दे रखा है धुआं और वनों की अंधाधुंध कटाई। सी ऑप्शन है जैविक खाद का उपयोग, ये भी नहीं है। सौर ऊर्जा का प्रयोग, ये भी नहीं है। तो बच्चों बताइए आप इनमें से कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही करके आइए। तो यहाँ पूछा गया हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण यहाँ आपके दे रखा है कि धुएं और वनों की अंधाधुंध कटाई। तो सही ऑप्शन होगा आपके बी। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लेशियर पिघलने और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से किस पर संकट मंडरा रहा है? इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है? समस्त प्राकृतिक जीवन पर, बिल्कुल यहाँ दे रखा है इस अंतिम पंक्ति में कि मानव जाति के साथ साथ मानव जाति और समस्त प्राकृतिक जीवन के अस्तित्व पर संकट है वो मंडराने लगेगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला बी केवल वाहनों पर, ये नहीं है। केवल कारखानों पर, ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन है केवल इमारतों पर, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। अगला प्रश्न, विश्व उष्णन जैसी समस्या से बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? इस अनुच्छेद में हमने पढ़ा कि विश्व उष्णन क्या है और उसके कारण या कारक कौन से हैं, और अब ये प्रश्न पूछ रहा है हमें कि विश्व उष्णन जो है इस जैसी समस्या से निपटने या बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जो पर्यावरण के हित में हो। ए है अधिक से अधिक पेड़ काटना, ये तो बात नहीं है। पेड़ काटने से तो आपके इसके हानिकारक गैसें जो CO2 वगैरह अवशोषित हो रही है वो भी कम होगी, यानी गैसों का स्तर बढ़ेगा। बी है प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाना, और सी है पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाना, और डी है वाहनों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ाना। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, पर्यावरण संरक्षण के कदम बढ़ाना। अगला प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न, इस अनुच्छेद का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यहाँ 4 शब्द दे रखे हैं, उसके शब्द भेद है वो आपको पहचानने हैं कि कौन सा शब्द है वो संज्ञा शब्द है, यानी कि इन चारों में कोई क्रिया शब्द है, कोई विशेषण शब्द है, और इनमें एक संज्ञा शब्द भी है। तो पिघलना, ए ऑप्शन है पिघलना, पिघलना क्रिया शब्द है आपके, और बी ऑप्शन है वो पृथ्वी है, और जो कि संज्ञा शब्द है आपके, और ये हो जाएगा आपके क्रिया शब्द, और हानिकारक ये विशेषण शब्द है, विशेषण, और गंभीर ये भी विशेषण शब्द है। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा संज्ञा शब्द है, तो सही आंसर होगा सही विकल्प बी, संज्ञा शब्द है पृथ्वी। तीसरा अनुच्छेद आपके पेंगुइन के ऊपर दे रखा है, जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाला जीव है। पेंगुइन समुद्र में रहने वाले उड़ान रहित पक्षियों का एक समूह है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। पहली बात तो उड़ान रहित है, यानी जो नहीं उड़ सकते हैं उन पक्षियों का समूह है पेंगुइन, जो कहाँ रहता है? मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यदि भी अधिकांश लोग हैं पेंगुइन को केवल बर्फीले अंटार्कटिका क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इनकी कई प्रजातियां समशीतोष्ण कटिबंध और भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी निवास करती है। दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और गैलापागोस द्वीप समूह में इनकी प्रमुख प्रजातियां देखी जा सकती है, यानी ये क्षेत्र है जहां पेंगुइन पाया जाता है। पानी के भीतर तैरने के लिए इनके पंख दे रखा है, यहाँ फ्लिपर है जिसको पतवार कहते हैं हिंदी में बदल चुके होते हैं, यानी जो इनके पंख है फ्लिपर पतवार, वो पानी में तैरने के लिए पंख वो फ्लिपर में बदले होते हैं, जो इन्हें एक कुशल तैराक बनाते हैं, यानी कि तैरने में मदद करते हैं और एक अच्छा कुशल तैराक बनाते हैं पेंगुइन को इनके पंख पतवार के रूप में या फ्लिपर के रूप में। पेंगुइन का शरीर तैरते समय जल प्रतिरोधी होता है और इनके घने पंख इन्हें ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ये उनके उस ठंडे मौसम या ठंडी जलवायु में जीवन व्यतीत करने या उनको उस मौसम में अनुकूलित रखने के गुण हैं। ये अपना अधिकांश जीवन समुद्र में शिकार करते हुए बिताते हैं और इनका मुख्य भोजन है
वो मछलियाँ, स्क्विड तथा krill है। केवल अंडे देने और बच्चों के पालन पोषण के लिए ही ये थल या बर्फ पर आते हैं। यानी इस अनुच्छेद के अंदर पेंगुइन का अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाना और उनके शरीर से संबंधित बर्फीले इलाकों में उनकी अनुकूलता और उनके भोजन के बारे में दिया गया है। और इनके प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, पेंगुइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी यहाँ 4 कथन या 4 बातें बताई गई है और इस अनुच्छेद के अनुसार हमें इसमें से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। मतलब इनमें से 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं, वो सही है, एक है वो गलत है, उसका चयन करना हमें। पेंगुइन केवल, ए ऑप्शन है आपका, पेंगुइन केवल अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में ही पाए जाते हैं। केवल अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में ही पाए जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद के अंदर और भी ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पेंगुइन पाया जाता है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यानी कि इसके अलावा भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका असत्य है। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ है। बिल्कुल, यहाँ असमर्थ शब्द नहीं आया है, इसके लिए आपके उड़ान रहित पक्षियों का एक समूह है, ये बात बताई गई है अनुच्छेद में। तो ये आपका सही है, पेंगुइन उड़ने में असमर्थ पक्षी है, बिल्कुल, क्योंकि उड़ान रहित पक्षी है। सी ऑप्शन है, इनके पंख जल में तैरने के लिए फ्लिपर का काम करते हैं। सही है, ऑप्शन आपका सत्य है, क्योंकि पतवार है जो फ्लिपर है वो इनको पानी में तैरने के लिए मदद करते हैं और ये अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। और बिल्कुल ये भी आपका कथन है, सत्य है। और इसके अलावा वो केवल अंडे देने के लिए और उनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ही थल या बर्फ पर आते हैं और अधिकांश समय अपना समुद्र में व्यतीत करते हैं, ये दिखाया गया यहाँ। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमने चारों ऑप्शन की बात की और चारों ही कथनों पर समझा। अब इसके अनुसार प्रश्न का वापस फिर से अपन जवाब देते हैं कि कथन असत्य पूछा गया है, यानी कि गलत कौन सा है। तो गलत ऑप्शन आपका ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पेंगुइन प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। इनमें से 4 स्थान दे रखे आपके विकल्पों में, उनमें से एक स्थान ऐसा है जहां पेंगुइन नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पूछा है। न्यूजीलैंड, यहाँ आपका दे रखा न्यूजीलैंड पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव में इस अनुच्छेद में नहीं दे रखा है। दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ आपके दे रखा है, दक्षिणी अफ्रीका में भी पाया जाता है। अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्राकृतिक स्थान पर ये नहीं पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा सही बी, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न, पेंगुइन जमीन या बर्फ पर मुख्य रूप से किस कार्य के लिए आते हैं। वैसे अपन ने भी इसके बारे में बात 2-3 बार कर दी है कि पेंगुइन ज्यादातर समय तो समुद्रों में बिताते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए और बच्चों का लालन पोषण करने के लिए वो बर्फ या थल पर आते हैं। तो जमीन या बर्फ पर ए ऑप्शन दे रखा है आपके उड़ने का अभ्यास करने के लिए, बी ऑप्शन दे रखा है धूप में विश्राम करने के लिए, सी ऑप्शन दे रखा है भोजन की तलाश करने के लिए, और डी ऑप्शन दे रखा है अंडे देने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। आपका ऑप्शन सही होगा डी, अंडे देने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो जमीन या बर्फ पर आते हैं। अगला प्रश्न, पेंगुइन का मुख्य आहार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी जो भोजन के बारे में बात हो रही है पेंगुइन के, इनमें आहार कौन सा नहीं है। छोटे जलीय पौधे और घास ये नहीं है, अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं हुआ है। मछलियां ये है, स्क्विड और krill ये तीनों ही आपके यहाँ दिए हुए हैं कि मुख्य भोजन है वो आपके मछलियां, स्क्विड और krill है। तो ये बी, सी और डी ये ऑप्शन है आपके जो मुख्य आहार के रूप में है, लेकिन छोटे और
छोटे जलीय पौधे और घास ये नहीं है, तो सही ऑप्शन हो गया आपका ए। लास्ट प्रश्न इस अनुच्छेद का, जल प्रतिरोधी शरीर और फ्लिपर का संयोजन पेंगुइन को क्या बनाता है? यानी कि शरीर में जो पेंगुइन का शरीर है वो जल प्रतिरोधी है और उनके जो पंख है फ्लिपर यानी पतवार, उनको ये दोनों ही मिलकर यानी संयोजन मिलकर दोनों ही मिलकर पेंगुइन को क्या बनाता है या उनको क्या मदद करता है? ए ऑप्शन है ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी, बी ऑप्शन है आपके एक कुशल तैराक और तेज तैराक, सॉरी एक कुशल और तेज तैराक, सी ऑप्शन है केवल जमीन पर चलने वाला जीव, और डी ऑप्शन है आपके ठंडे मौसम में विश्राम करने वाला पक्षी। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, एक कुशल और तेज तैराक। यहाँ दे रखा एक कुशल और तेज तैराक बनाते हैं, यानी यहाँ पतवार फ्लिपर इनकी बात हो रही है। अगला प्रश्न, अगला अनुच्छेद आपके एक पेड़ पर है, परिजात का पेड़, जिसकी विशेषताएं और उनकी खूबियों को बताया गया है। आइए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। परिजात, जिसे हर श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि परिजात पेड़ है उसका दूसरा नाम है, यानी अन्य नाम जो है वो आपके हर श्रृंगार है। प्रकृति की अद्वितीय और अनुपम धरोहर है। अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं, उसको अद्वितीय कहते हैं। इस वृक्ष की वास्तविक सुंदरता इसके मनमोहक, मन को मोहने वाला छोटे और सितारों जैसे श्वेत पुष्पों में निहित होती है। पुष्प यानी कि फूल। इन पंखुड़ियों का सफेद रंग और बीच की केसरी डंडी का सम्मोहक संयोजन इसे अत्यंत आकर्षक बनाता है। इसमें पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं और उसमें पाई जाने वाली डंडी है, इसका कलर दे रखा है, रंग दे रखा है। तो पुष्प है, पुष्प की पंखुड़ियों का रंग यहाँ सफेद बताया गया है और डंडी है जो इसके बीच में, इसका रंग केसरी बताया गया है। परिजात के फूल केवल रात्रि में ही खिलते हैं और भोर होते ही स्वयं वृक्ष से झड़कर भूमि पर गिर जाते हैं। यानी इनके फूलों का खिलने का समय है वो रात्रिकालीन है, रात्रि में खिलते हैं और भोर होते ही, भोर का मतलब सुबह सवेरे होते ही ये स्वयं फूल पुष्प है वो भूमि पर गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर मानो सफेद केसरी रंग की एक सुंदर कालीन बिछ जाती है। कालीन मतलब दरी। इसके अनुसार एक केसरी और सफेद रंग की कालीन मानो बिछ गई है, ऐसा फूलों का दृश्य होता है। इसकी धीमी धीमी सौंदर्य सुगंध संपूर्ण वातावरण को शांति, पवित्रता और अलौकिक सुगंध से भर देती है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी परिजात के वृक्ष और इसके मन भावन फूलों का विशेष महत्व बताया गया है। यानी कि परिजात के फूलों का महत्व यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व बताया गया है। चलिए लेते हैं इनके प्रश्नों को। 76 नंबर प्रश्न और इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न, आपके पेपर का प्रश्न संख्या 76। परिजात वृक्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि परिजात वृक्ष है उसका दूसरा नाम क्या है? सदाबहार नहीं है, हर श्रृंगार बिल्कुल यहाँ दे रखा है। परिजात जिसे हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन आपका बी, अमलतास नहीं है और गुलमोहर भी नहीं है। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, परिजात के फूलों की पंखुड़ियां और डंडी का रंग संयोजन कैसा होता है? यहाँ रंगों की बात हो रखी है, पंखुड़ियों की और डंडी की जो वहाँ फूलों में होती है। लाल पंखुड़ियां और पीली डंडी। पहली बात तो अपन बात करते हैं कि यहाँ अनुच्छेद में इसको ढूंढते हैं, तो पंखुड़ियों का जो रंग है वो है सफेद। सफेद तो पंखुड़ियां हैं और केसरी डंडी है, केसरी कलर की, केसरी रंग की। तो इसमें अपन बात करते हैं पीली पंखुड़ियां नहीं है और हरी डंडी, ये सी ऑप्शन है। श्वेत पंखुड़ियां, श्वेत बिल्कुल सफेद को श्वेत ही कहते हैं, यानी श्वेत पंखुड़ियां है और केसरी डंडी ये भी है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो गया।
नीली पंखुड़ियाँ, इसकी भी बात नहीं हो रखी, पीली पंखुड़ियाँ, इसकी भी बात नहीं हो रखी, और लाल पंखुड़ियाँ, इसकी भी बात नहीं हो रखी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न, परिजात के फूल मुख्य रूप से किस समय खिलते हैं? परिजात के फूल हमने अनुच्छेद में रात्रि में खिलते हैं, ये पढ़ा है। तो आपके ऑप्शन ए है प्रातःकाल, नहीं है। दोपहर में नहीं है। संध्या के समय नहीं है। सही ऑप्शन आपका डी, रात्रि में। नेक्स्ट प्रश्न, भोर होने पर परिजात के फूलों के झड़ने से भूमि पर कैसा दृश्य निर्मित होता है? यानी जब रात्रिकालीन में समय में जो पुष्प है वो खिलते हैं और सवेरे यानी भोर के समय वो किस प्रकार का दृश्य निर्मित करते हैं, बनाते हैं? ए ऑप्शन आपका हरी पत्तियों का ढेर, बी ऑप्शन लाल फूलों का घेरा, सी ऑप्शन सफेद और केसरी रंग की कालीन, और डी ऑप्शन है पीली पंखुड़ियों की बौछार। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, सफेद और केसरी रंग की कालीन। यहाँ एक दिखाया गया है, कालीन बिछ जाती है, किसकी? सफेद और केसरी रंग की कालीन है वो बिछ जाती है। कब? जब भोर होते ही, यानी भोर का समय होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न 80, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 जो इस अनुच्छेद का और इस खंड का अंतिम प्रश्न है, परिजात की सुगंध वातावरण में किस भाव का संचार करती है? परिजात है जो उसका वृक्ष है और उसके फूलों की खुशबू है या महक है, वो किस भाव का संचार करती है? शांति, पवित्रता और अलौकिकता। यहाँ आपके दे रखा है कि इसकी धीमी धीमी सौंधी सुगंध संपूर्ण वातावरण को शांति, पवित्रता और अलौकिक सुगंध से भर देती है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। क्रोध और उत्तेजना का नहीं है। सी ऑप्शन नीरसता और उदासी का ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन चंचलता और उग्रता का नहीं है। सही ऑप्शन ए, शांति, पवित्रता और अलौकिकता का संचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सीएलसी द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 03 के खंड 4 में जुड़ने के लिए आपका भी प्रश्न पत्र किस प्रकार गया है और अपना मूल्यांकन स्वयं इस सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से करें, और आगे होने वाले जो टेस्ट है उनकी भी तैयारी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।